नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं टुडे पाठशाला चैनल। और आज हम हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के हैं। यानी कि आपके हिंदी के जो भी क्वेश्चन हैं ये 30 नंबर के हैं, जिसमें हमारी 15 नंबर की पेडागोजी है और 15 नंबर के आपके जो है गद्यांश और पद्यांश उसमें पूछे जाएंगे। लेकिन हम व्याकरण भी उसमें शामिल करें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन उसमें ना रहे। साथ में आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी जानते हैं कि इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप मुझे बार बार बोलते हैं, तो मैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको पीडीएफ से ही पढ़ना है तो फिर आप चैनल पर आने का आपका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे जो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं। उसमें आपको सारे मैथ्स, विज्ञान, हिंदी, समाज विज्ञान सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने सारे सेट अपलोड कर दिए हैं। लेकिन यदि उसी में से आपको देखकर पढ़ना है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके वाक्य बताता हूँ, ऑप्शन बताता हूँ, उसके बाद में आपको समझाता हूँ, तो वो उससे आपको समझ में आती है चीज़ें कि हमें किस तरह से पढ़ना है और क्या इसका अर्थ है। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा एमसीक्यू के रूप में, लेकिन आप चीज़ों को समझें और उनका अच्छे से अध्ययन करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ने में, क्योंकि व्यू आने पर मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोगों में कितना इंटरेस्ट है अब पढ़ने का। आपके एग्ज़ाम सितंबर में होना है, आप कोरोना को लेकर सोच रहे हैं कि नहीं होगी एग्ज़ाम, और यदि ये ही बिल्कुल टाइम टू टाइम आपके उसी डेट में एग्ज़ाम आ गए तो फिर आपके अलावा जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मेथड से कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, वो आपसे बेहतर और आगे निकल जाएंगे। तो आप स्टडी आपकी कंटिन्यू रखें, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चीज़ें काम आने वाली हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए हैं उन सभी को मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट और आपका सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसके हमने 30 से 35 इसमें वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर उनका अध्ययन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से रचना के आधार पर बताना है कि वाक्य का कौन सा भेद नहीं है। मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। यहाँ पर मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य ये रचना के आधार पर वाक्यों के भेद हैं, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य जो है ये रचना के आधार पर भेद नहीं है, तो इसमें वाक्य का भेद जो नहीं है वह रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य। 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रकार के पत्र में सेवा लिखा जाता है। हम जब पत्र लिखते हैं सेवा में सविनय विनम्र निवेदन है कि ऐसा हम लिखते हैं। तो ऐसा हम किस तरह के पत्र में लिखते हैं। आपके पास ऑप्शन है पारिवारिक पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र और वैयक्तिक पत्र। दोस्तों, तो ऐसा हम करते हैं औपचारिक पत्रों में जब हम लिखते हैं सेवा में। तो ये तो आप सभी को ध्यान होगा, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर करना ना भूलें, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। निम्न में से कौन सी विशेषता एकाकी में होती है। एकांकी ही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो उसका मतलब रहेगा एक धन अंकी, तो इसका मतलब होता है एक अंक वाला। तो देखिए यहाँ पर मैंने हिंट दी है, अब आंसर आप खुद बता देंगे। एकांकी का नायक धीरोदात्त होता है। एकांकी वीर रसपूर्ण होती है। एकांकी में एक ही पात्र होता है। एकांकी में एक ही अंक होता है। तो यहाँ इसके विच्छेद से पता चल जाता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। एकांकी में एक ही अंक होता है। अगला हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है। बंदी निविद विहंग शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है। बलिहारी इस वेश की हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। अगर आप इन पंक्तियों को देखेंगे तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो यहाँ पर 4 आपको जो ऊपर स्टार्टिंग के पद दिख रहे हैं, उसके बाद ये 2 आपको इसमें जो पद दिख रहे हैं, चरण दिख रहे हैं, इसमें दोनों में अंतर है। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, हमारे पास जो ऑप्शन है वो देख ले। पहले डंडक छंद है, छप्पई छंद है, घना छरी छंद है और कवित छंद है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा छप्पई छंद। लेकिन आप सभी को जानना जरूरी है कि छप्पई छंद आखिर होता क्या है। तो छप्पई छंद जो है वो रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। यानी कि 4 ऊपर के जो पद है ये आपके रोला के हैं, और उसके बाद में ये 2 जो चरण हैं आपके, ये आपके उल्लाला के हैं। अब इन दोनों की विशेषता क्या होती है कि दोनों मात्रिक छंद होते हैं। रोला छंद में आपकी 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, और 11-13 पर यति होती है। और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 1 गुरु, 2 लघु या 2 लघु या 1 गुरु होता है। कुल मिलाकर 4 मात्राओं का योग आना चाहिए लास्ट में। 2 गुरु,
हो जाएंगे तो 4, 1 गुरु 2 लघु मतलब फिर भी 4, और 2 लघु और 1 गुरु, किसके बाद में 2 लघु और 1 गुरु होना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जब हम लास्ट के इसमें मात्राएं काउंट करेंगे तो 4 होना चाहिए। एक बार और समझाता हूँ कि प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु यानी कि फिर 4 हो गए, 2 गुरु का मतलब 4 हो गए, हम इसको काउंट करते हैं तो, या फिर 1 गुरु 2 लघु, 1 गुरु और 2 लघु मतलब ये भी 4 हो गए, या फिर 2 गुरु 1 लघु होना, या फिर इसमें आपका 1 लघु होना और 2 गुरु होना, तो भी आपका ये रोला जो आपका छंद है उसका उदाहरण हो जाता है। तो इन चारों में यदि आप मात्राएं गिनेंगे तो ये इसको फुलफिल करता है। अब हम बात करते हैं करते अभिषेक पयोध है। यह जो 2 इसमें चरण दे रखे हैं यह उल्लाला छंद के हैं, और उल्लाला में आपकी 26 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, और 13 पर यति होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की हम मात्राएँ काउंट करेंगे तो वो 13 होगी, और जहाँ हम रुकते हैं उसे हम यति कहते हैं। तो वो 13 पर विराम होता है, और जिसमें क्या होता है 11वीं मात्रा लघु और इसके बाद एक गुरु या 2 लघु मात्राएं होना अनिवार्य है। तो ये छप्पई छंद के लिए अनिवार्य चीज़ें थी। आप सर्च भी करेंगे छप्पई छंद के बारे में तो आपको उदाहरण सहित कई उदाहरण गूगल पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जो छप्पई छंद उसमें ऊपर के 4 पद रोला के होते हैं और 2 आपके उल्लाला के होते हैं। तो ये मात्रिक छंद है और इसका आप अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आज आराम समझाऊंगा ताकि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आए। निम्न में बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं हैं। आपको बताना है कि बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां निम्न में से कौन सी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में शब्दोच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी और वाक्य संरचना संबंधी। तो यहाँ पर पाठ्य वस्तु ग्रहण करने की जो क्षमता है या फिर समझ है यह भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण करना ये समझने वाली चीज़ है। शब्दोच्चारण, ये भाषा संबंधी, वर्तनी संबंधी, वाक्य संरचना, ये सब क्या होगा किसी भाषा को लिखना, उच्चारण करना, वर्तनी शुद्ध करना, ये सब भाषा में आती है। लेकिन किसी पाठ्य वस्तु ग्रहण करना ये लर्निंग चीज़ होती है, सीखने वाली चीज़ होती है। तो ये भाषा संबंधी त्रुटियों में नहीं आती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है किसी को बोलते सुनना तथा उसे सुनकर समझ लेना क्रिया है, इसको हम क्या कहेंगे? पठन, भाषण, श्रवण और लेखन। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे श्रवण। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है? यह है जो अभी यहाँ पर पूरा दिख नहीं रहा है। तो आपको बताना है मेला अंचल, झरोखे, तमस और कुंतो। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा मेला अंचल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? यह बात किसने कही थी कि जो सीखने की क्षमता है जो बच्चों में, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मतलब भाषा तभी सीखना चालू करते हैं जब वो पैदा होते हैं। तो यह कथन किसका है? पावलोव, पियाजे, चॉम्स्की और वाइगोत्स्की। ये पेडागोजी के क्वेश्चन हैं जो भी हमने इसमें मिक्स किए हैं जिससे कि हमारी बढ़िया तरीके से स्टडी चलती रहे। तो यह कथन चॉम्स्की का है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सुनने की गतिविधि यदि रोचक और उपयोगी होगी तो बच्चे मेधावी होंगे, बच्चे अपना गृह कार्य आसानी से करेंगे, बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे, बच्चे कक्षा में अनुशासित रहेंगे। तो यहाँ पर बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे यदि सुनने की गतिविधि रोचक और उपयोगी हो तो, क्योंकि अगर वो रोचक रहेगी, उपयोगी रहेगी तो इसमें बच्चे अधिक तरह से ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे चीज़ को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतना ही अधिक देर तक याद भी रहेगी, यह सिद्धांत है। यानी कि हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, समय दोहराते हैं तो वह याद भी रहेगी उतने समय तक। तो उसको हम क्या कहेंगे? चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और साहचर्य का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा आवृत्ति, यानी कि रिपीटेशन। रिपीट करते हैं आप तो उसका सिद्धांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, इसमें से वह किसका प्रतीक है? नई कविता है, इसमें कैक्टस को क्या प्रतीक रूप में अपनाया है? तो इसमें वह किसका प्रतीक है? अहम के विसर्जन का, यानी घमंड के विषय को हटाने का, अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और
अनगढ़ता का, शैलीगत विद्रोह का और प्रकृति प्रेम का। तो यहाँ पर अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 43 नंबर का आपका क्वेश्चन है, एक आदर्श पत्र लेखन की विशेषताओं में निम्न में से किस बिंदु को नहीं लिया जाता है। मतलब आदर्श पत्र लिखना है तो निम्न में से कौन सा बिंदु उसमें नहीं होता है। पांडित्य प्रदर्शन, सरल भाषा शैली, पत्र लेखन के अंगों का समावेश, विचारों की सुस्पष्टता। तो यहाँ पर पांडित्य दर्शन उसमें नहीं होता है। पांडित्य दर्शन का इसमें आदर्श पत्र में कोई किसी प्रकार से कोई उसका मतलब ही नहीं निकलता है। हम यहाँ पत्र लिखने की बात कर रहे हैं, पांडित्य दर्शन की इसमें बात ही नहीं हो रही है प्रदर्शन की। तो पहला ऑप्शन इसमें जो है वो उस बिंदु में नहीं गिना जाएगा पत्र लेखन के। अगला 44 नंबर का क्वेश्चन है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 और 12 के बाद यति आती है, विराम आता है और 26 मात्राएं होती है, वो छंद को कहते हैं। दिक्पाल छंद, गित्तिका छंद, रोला छंद और दोहा छंद। तो उसको हम कहेंगे गित्तिका छंद। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद क्या है? तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उनका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? अब यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका इसमें राइट हो जाएगा। मेरा आंसर देने के पहले आप आंसर लगाने की कोशिश किया कीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपको कितने आंसर इसमें आते हैं। अगला 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पुनी आउ एही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। आपके पास ऑप्शन है लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति और सविधा शब्द शक्ति। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा आपका व्यंजना शब्द शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जिसमें इन पंक्तियों में आपको छंद बताना है। प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं, मैं रोती हूँ सकल ब्रज है वारी लाता रंगों में। सोचो बेटा हो जननी की क्या दशा आज होगी, तेरे जैसा सरल जिसका एक ही लाडला है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा छंद है। तो पढ़ने पर ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ जननी की दशा की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि उनका एक पुत्र है जो कि लाडला है। तो यहाँ पर माँ मंद्रा का अंतर छंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने पर ही हमें यह फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि यहाँ पर बात जब एक पुत्र अपनी माँ से अलग हो जाता है तब रोने की बात होती है, तब की यहाँ पर बात हो रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह एक प्रकार का वर्णनात्मक प्रबंध है। इसमें रोचक काव्यमय शैली में किसी व्यक्ति का विशेष रूप से किसी वीर या महापुरुष का घटनाक्रम के अनुसार जीवन चरित्र लिखा जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? चरित्र काव्य, महाकाव्य, पुराण या फिर आख्यान। तो उसको हम कहेंगे चरित्र काव्य। इसमें क्या लिखा जाता है? किसी व्यक्ति का विशेष रूप से किसी वीर या महापुरुष का घटनाक्रम के अनुसार जीवन चरित्र लिखा जाता है, तो उसको हम चरित्र काव्य कहेंगे। परिभाषा में ही क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं यदि हम डीपली उनका अध्ययन करेंगे तो। और यदि हम ज़्यादा सोचते हैं तो उसके चक्कर में कभी कभी हम गलत भी लगा देते हैं कि यदि जैसा अभी इसमें पढ़ने पर ही हमें लग गया, एकांकी वाले में भी हमें लग गया, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं इसका ये नहीं होगा, इसके चक्कर में हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। जितना हम सोचते हैं उतने टफ भी आंसर नहीं होते हैं। जिस गुण से हृदय में दीप्ति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हास्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। यह तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओज गुण। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंतर्गत छंद किसी विचार सूत्र या भावधारा से व्यवस्थित रहते हैं। इस रचना में भाव या विचार का विकास क्रमशः दिखलाई देता है, इसी की निबद्धता रहते हैं। प्रबंध काव्य, निबंध काव्य, पुराण काव्य और निर्बंध काव्य। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा निबंध काव्य। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। अगला 51 नंबर का आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीवन में हिंदी आपसी संपर्क की महत्वपूर्ण कड़ी बनने पर ही कहला सकती है। कृत्रिम भाषा, राष्ट्रभाषा, साहित्यिक भाषा या राजभाषा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रभाषा। यानी कि जब जैसे कि हम कहीं इंटरनेशनल तरीके से या फिर बाहर जाते हैं विदेश यात्रा के लिए, तो वहाँ पर चाहे उस देश की भाषा कोई सी भी हो,
जैसे चाइना की चाइनीज़ हो, है ना, नेपाल की नेपाली या हिंदी चलती वहाँ पर। अलग अलग देश के अलग अलग भाषाएँ होती हैं। तो हमारे देश की जो भाषा है वो हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा हमने हिंदी को नहीं दे रखा, क्योंकि हमारे हर राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। तो उसी तरह राष्ट्र की भाषा अलग अलग होती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारे देश में आएगा तो वह इंटरनेशनल लैंग्वेज का यूज़ करेगा, क्योंकि उसे हमारी लैंग्वेज नहीं आती है, तो वह इंग्लिश भाषा का उपयोग करेगा। उसी तरह यदि हम पूरे भारत में हर एक राज्य का व्यक्ति हिंदी अच्छे से उसको आती होगी और वो तमिल, कर्नाटक, कन्नड़ कोई सी भी लैंग्वेज बोलता हो, लेकिन उसको हिंदी अच्छी तरीके से आती होगी, तब जाके हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जा सकता है। तो यही बात आपको समझाना था कि जब सभी को वह लैंग्वेज पर्टिकुलर सभी को आती हो, तब उसको हम राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। अब कई राज्यों में तो हिंदी बिल्कुल ही नहीं आती किसी को, तो इसलिए इसको राजभाषा का ही दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का नहीं दिया गया। तो यहाँ पर तो आंसर आपका राष्ट्रभाषा हो जाएगा कि कब बनाया जा सकता है। तंत्री नाद कबित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरेजे बूढ़े सब अंग। इसका अर्थ होता है तंत्रीनाद यानी कि वीणा की झनकार, कवित रस यानी कविता का रस, सरस राग यानी कि सरस गान, और रति रंग यानी प्रेम के रंग में रंगना। अन बूढ़े बूढ़े तरह, इसका मतलब होता है कि वीणा की झनकार, कविता का रस, सरस गान और प्रेम के रंग में जो नहीं डूबा है। अन बूढ़े बूढ़े यानी जो नहीं डूबा है, अन बूढ़े यानी नहीं डूबा है। बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, जो नहीं डूबा है उसने अपने जीवन को क्या कर लिया, नष्ट कर लिया है। और तरे जे बूढ़े सब अंग, और जिसने अपने सभी अंगों को प्रेम के रंग में, वीणा की झनकार में, कविता के रस में, सरस गान में डुबो लिया है, उसने अपने जीवन में सभी फल पा लिए हैं और उसका जीवन जो है यथार्थ हो गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विरोधाभास, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार और उपमा। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, निबंध में अधिक रहता है, क्या रहता है, विचार तत्व, भाव तत्व, अर्थ तत्व या शब्द तत्व। तो यहाँ पर विचार तत्व अधिक रहता है निबंध में, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 54 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यद्यपि निबंध भाव प्रधान भी होते हैं, पर साहित्य की सभी विधाओं में निबंध सर्वाधिक रचना होती है। बुद्धि प्रधान या विचारोत्तेजक, हृदय प्रधान या उत्तेजक और भड़काऊ, हृदय प्रधान या विचारोत्तेजक। तो यहाँ पर बुद्धि प्रधान और विचारोत्तेजक यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जिन निबंधों में मस्ती, हास, परिहास, विनोद, व्यंग सभी कुछ होता है, ऐसे निबंधों की भाषा की होती है गंभीर, हंसती हंसाती, अतिशयोक्तिपूर्ण, चलती और दैनिक व्यवहार। तो चलती और दैनिक व्यवहार वाली होती है भाषा, क्योंकि हम जो लैंग्वेज सुनते हैं हमने कहीं ना कहीं सुनी होगी, तो उसी तरह मस्ती, हास, परिहास ये फील होता है। तो चलती और दैनिक व्यवहार की भाषा यदि उसमें यूज़ करेंगे तो उस निबंध को पढ़ने का कुछ अलग ही मज़ा रहेगा, जिसमें हम हमारे आसपास जो हमें बोली सुनने में आती है और दैनिक व्यवहार में हम जो भाषा यूज करते हैं वो यदि उस निबंध में यूज़ की जाएगी। तो अगला 56 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके 3-4 आंसर है, उनका हम एक साथ उत्तर लगाने की कोशिश करेंगे। इधर साहित्य के इतिहास लेखन में काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा है। कुछ लोगों के मतानुसार साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्यिक रूपों की परिवर्तमानता के अध्ययन पर आधारित होता है। उनका कहना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। अनेक अर्थों में यह सही है, पर विधाओं का चयन और परिवर्तन एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। एक कालावधि के बाद साहित्य रूप बदल जाते हैं। आखिरकार इस बदलाव के कुछ ऐतिहासिक कारण होंगे। इन कारणों की खोज के अभाव में साहित्य का समाज संपर्क इतिहास नहीं होगा। परिप्रेक्ष्य को पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ध्यान के अनुसार विधाओं का चयन और परिवर्तन कब होगा? आपका जो ऑप्शन है परिवर्तमानता में, काव्य रूपों में, समाज संपर्क इतिहास में और विशिष्ट ऐतिहासिक इतिहास में। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा है कि साहित्यिक इतिहास साहित्य रूपों की परिवर्तनमानता के अध्ययन पर आधारित होता है, और इसमें यह भी लिखा है यहाँ पर कि परिवर्तन चयन और परिवर्तन एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन कारणों की खोज के अभाव में साहित्य का समाज संपर्क इतिहास नहीं हो सकता? ऑप्शन इतिहास लेखन अध्ययन के आग्रह, काव्य रूपों के अध्ययन और साहित्य रूपों में बदलाव के कारण। तो हमने पढ़ा है साहित्य रूपों में बदलाव के कारण क्या नहीं हो पाएगा, समाज संपर्क इतिहास नहीं हो पाएगा। सबसे लास्ट वाली लाइन हमने पढ़ी थी पैराग्राफ में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? समाज संपर्क में साहित्य इतिहास, काव्य और इतिहास, साहित्य और लेखन और
विधागत परिवर्तन। तो ये आपको पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि इसका सही जो शीर्षक क्या होगा। तो हमने उसमें समाज संपर्क व साहित्य इतिहास की बात कर रहे हैं कि समाज संपर्क व साहित्य इतिहास नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है गद्यांश के अनुसार किस बदलाव के भी ऐतिहासिक कारण होंगे? विधाओं, इतिहास लेखन, साहित्य रूपों और ऐतिहासिक संदर्भ। तो यहाँ पर आपका साहित्य रूपों में भी क्या होगा? बदलाव में भी ऐतिहासिक कारण होंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार साहित्यिक इतिहास लेखन में किसके अध्ययन का आग्रह बढ़ा है? काव्य रूपों, कारणों का अध्ययन, काव्य पद्धतियों और ऐतिहासिक संदर्भ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा काव्य रूपों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका इसमें राइट हो जाएगा। काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा है। दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी मैंने देखा है कि अभी मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ तो आप लोग पीडीएफ देख लेते हैं, वीडियो नहीं देख पाते हैं या नहीं देखना पसंद करते हैं। तो आप वीडियो देखें, उनको देखने के लिए तो आपके पास मैंने पहले ही अपलोड कर दिए सेट। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों वीडियो को शेयर करें जिससे कि उनकी तैयारी बेहतर चल सके। और यदि कोई क्वेरी हो आपकी तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।